दोस्तों वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना जरूरी इसलिए भी है कि कौन सा न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहता है इसका हमें पता लग जाता है। अब यहां पर मैं आपको लास्ट ईयर के 2 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब इसी से रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल भी है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही ट्रैक जो हो उसके बारे में मार्गदर्शन कर सकूं। तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि ये आपके प्री और मेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर में रहे हैं उनको अच्छे से कवर करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं हमारे प्रारंभ कोर्स के बारे में। अभी आपके पास मौका है कि महज 30 रुपए में आप 7 दिन के लिए एक्सेस पा सकते हैं प्रारंभ बैच का, जहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स की कुछ वीडियो मिलेंगी ताकि आप एक डिसीजन ले सके कि आपने ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं। अब इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2022 का वो है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। तो मतलब इससे हमें यह पता लगता है कि अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन किसी समय में बनी है, खासकर आपकी कॉप मीटिंग या उसके आसपास, तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी उसके बारे में आपसे कुछ पूछ ले। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश करती है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन दोनों ही केसेस में आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना जरूरी हो जाता है। अब यहां सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको उसके बारे में पूछा गया है। तो इन जनरल इस तरह से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब इन्हें जानने का रीजन ये था क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहां पर एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि CO2 एमिशन जो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उसके 1.5 डिग्री टारगेट को हम अचीव ना कर पाए। कहने का मतलब यह है कि जो धरती का टेम्परेचर है उसे हम चाहते हैं कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज ना हो, बट इसे रोक पाने में शायद हम नाकाम हो जाएं, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। क्योंकि अभी आने वाले समय में कुछ हम ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है और इसमें ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह क्या होती हैं, ताकि हमें टॉपिक की एक बेसिक नॉलेज हो और इसके लिए हमें किसी और बुक को फॉलो ना करना पड़े। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं। देखिए वो सभी गैसेज जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता है, यानी कि जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हैं, उन सभी गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ऐसी मुख्य 6 गैसेस हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपकी ग्रीन हाउस गैस के कॉजिंग एजेंट हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में इनकी जो परसेंटेज है रिलेटिवली बाकी गैसेस से थोड़ी ज्यादा है, जिसके कारण अभी हाल फिलहाल में हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर धरती का लॉन्ग टर्म टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसे आप ग्लोबल वार्मिंग से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए क्लाइमेट चेंज का मतलब हुआ कि लॉन्ग टर्म में आप ये देख रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट ग्लोबल वार्मिंग में हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है या शॉर्ट टर्म में। हम बस इतना कह रहे हैं कि जो धरती है वो गर्म होती जा रही है। अब वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है और वो लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो है CO2 एमिशंस के बारे में। अब यहां पर यह कहा जाता है कि भारत में हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा एमिशन का राइज देखने को मिला है। मतलब अगर मान लीजिए पिछले साल एक एक्स अमाउंट का हम एमिशन देख रहे थे, तो अब उससे 6% एमिशन हमारा बढ़ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना में पहले की तुलना में 1% कमी देखने को मिली है CO2 एमिशन में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूएसए की, तो यूएसए में भी ऑलमोस्ट 1.5% का हमें इजाफा देखने को मिला है एमिशन लेवल में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको जो याद रखनी है वो ये है कि लैंड यूज जो पैटर्न चेंज हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमें CO2 का एमिशन देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो आपकी इंडस्ट्रीज का सेटअप भी हो सकता है। मान लीजिए एक एरिया है, ये यहां पर मैं चाहता हूं कि कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह मैं सेटअप करूं और ये फॉरेस्ट एरिया था, तो मैं क्या करूंगा, इस जंगल को साफ करूंगा। तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। और क्योंकि
लैंड का मैं यूज पैटर्न चेंज कर रहा हूं तो ये एक मेजर कारण हो जाएगा जिसकी वजह से CO2 एमिशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो एक कारण है। कई बार इन फॉरेस्ट एरिया को हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है जिसकी वजह से लैंड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ और इसी कारण से आप ये देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया को काटा जा रहा है और इसकी वजह से 36.6 बिलियन टन कार्बन एमिशन देखने को मिल रहा है, जो कि बाकी एरियाज के मुकाबले अगर हम देखें तो वो सबसे ज्यादा है। अब हाल फिलहाल में अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो भारत के अंदर ज्यादातर जो एमिशन हमें देखने को मिला है वो दो चीजों के कारण है, एक कोल और एक ऑयल। अब कोल और ऑयल क्यों? देखिए, अगर आपको देखते हैं भारत के एनर्जी ग्रिड को, एनर्जी ग्रिड इन द सेंस कि कहां से भारत एनर्जी ला रहा है, तो उसमें मेजर सोर्स रहता है आपका कोल। अब क्योंकि हम कोल इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से एमिशन जो है आपका वो ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज, भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जिसके कारण लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स को यूज करते हैं, जैसे गाड़ी होगी, स्कूटर हो गया, और इसके कारण तेल की खपत बढ़ती है, यानी कि क्रूड ऑयल की खपत इंक्रीज होती है और इसके कारण भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, CO2 एमिशन। ऑल्दो नेचुरल गैस के एमिशन लेवल में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है और इसके पीछे एक कारण है, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। देन यहां पर एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये कहता है कि अभी भी 50% चांस है कि हम धरती को बचा सकते हैं, लेकिन 50% चांस ये भी हैं कि अगले 9 सालों में, मतलब अभी से 9 साल बाद तक, हम ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को रोकने की कोशिश कर रहे थे उस लिमिट को एक्सीड कर जाएं। ऑल्दो 2020 में जो कोविड-19 की पेंडेमिक के कारण आपको लॉकडाउन देखने को मिला था, उस समय हमारा जो एमिशन लेवल है वो डिक्लाइन आया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये फिर से बढ़ चुका है। तो इस आर्टिकल में इन्हीं फ्रंट पे बात की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी आंसर को लिख रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो आप वहां पर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल आया और इंडिया की परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में पूछा गया हो, तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा गया है तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज 50% चांसेस कि जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट लेके चले थे उसे 9 सालों में ही खत्म कर देंगे। मतलब जो हम सोच रहे थे कि सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, वो ऑलमोस्ट 1/4 हमारी जो सदी है अभी तक उसका 1/4 हिस्सा ही पार हुआ है, इसी में हम खत्म कर चुके हैं उस लिमिट को, तो जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो कि मैंग्रोव से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि मैंग्रोव अलायंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा कि यूपीएससी अक्सर ऐसा करती है कि मान लीजिए कोई नई डेक्लेरेशन आई है तो उसके बारे में पूछ लेती है यूपीएससी आपसे। साथ के साथ आपसे कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नई अलायंस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ लेता है। अब हम जान लेते हैं कि मैंग्रोव्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ये समुद्र का किनारा है, इस समुद्र के किनारे पे जहां पर आपकी 2 लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, यानी कि 2 आपके अलग अलग बायोम्स मिलते हैं, उनको हम कह देते हैं मैंग्रोव्स या वेटलैंड भी। इन ब्रॉड टर्म इन्हें वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड का एक सब कैटेगरी है मैंग्रोव। अब यहां पर आप क्या देखते हैं कि जो कंडीशन है वो सलाइन है। सलाइन इन द सेंस कि यहां पर पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है और साथ के साथ यहां पर प्लांट्स की रूट्स के लिए इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल भी नहीं है, तो जिसके कारण ये जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और आप ये कह सकते हैं स्ट्रेसफुल हो जाती है किसी भी प्लांट के लिए। तो इसी की वजह से आप प्लांट्स के अंदर देखते हैं सर्टेन अडेप्टिव फीचर्स, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है। अब ये जो अडेप्टिव फीचर हैं, हो सकता है इनके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ ले। जैसे सबसे पहला अडेप्टिव फीचर है कि सलाइन एनवायरनमेंट में जी सकते हैं, जहां पर हाई सॉल्ट रहता है और साथ के साथ जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम रहता है। अब इसके कारण आप ये देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड टिश्यूज हैं इन प्लांट्स के, उनको रेस्पिरेशन के लिए बाहर आना पड़ता है और इसके लिए स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स बनती हैं इनकी, जिन्हें नुमेटोफोरस बोला जाता है। अब ये नुमेटोफोरस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई प्लांट देखते हैं, जैसे ऐसा पेड़ देखते हैं,
आमतौर पे ये होता है कि इसके जो जड़ें हैं वो जमीन के नीचे होती है, बट यहां पर आप देखते हैं कि पानी भरे होने के कारण जड़ें कुछ ऐसे बाहर सी निकली होती हैं, तो जिसके कारण इनके लिए सांस लेना काफी ईजी रहता है। दूसरी चीज एक्सट्रीम कंडीशन है, यहां पर हॉट भी रहता है, पानी गर्म रहता है अमूमन, और इसके साथ साथ मडी और सॉल्टी कंडीशन भी देखने को मिलती है। इन कंडीशंस में भी ढालने के लिए इन प्लांट्स की मदद करती है आपकी रूट्स और लीव्स। अब इनमें जो लीव्स है उसका एक बहुत स्पेशल फीचर है, ये जो लीव्स हैं इनमें से सॉल्ट स्क्रीट होता है, क्योंकि ये पानी लेते तो सॉल्टी हैं, बट उसके बाद इनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिसके कारण ये उसे फ्रेश वाटर में चेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो लीव्स हैं उनके ऊपर वैक्स कोटिंग मिलती है, जैसे कि आपको कहाँ देखने को मिलती है, डेजर्ट एरिया में। अब इन वैक्सी कोटिंग के कारण होता यह है कि एक तो ट्रांसपिरेशन लॉसेज जो हैं वो कम हो गए, और साथ के साथ जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर स्टोर हो सकता है। तो इसी कारण से इन लीव्स को हम सक्यूलेंट लीव्स कह देते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आम तौर पे जब आप देखते हैं कि एक बीज है और ये धरती है, तो मैं बीज को जमीन में बोता हूं, यहां से प्लांट आपका निकल के बाहर आएगा। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि नीचे पानी है, तो जिसके कारण इनके लिए वो संभव नहीं है कि वो जमीन के ऊपर बीज गिरे और उसे ऐसी फिजिबल कंडीशन मिल सके जहां पर वो जर्मिनेट हो सके, मतलब प्लांट में कन्वर्ट हो सके। तो यहां हम देखते हैं कि जो जर्मिनेशन है वो ब्रांचेस पे होते हैं, ट्रीज पे ही होती है, पेरेंट ट्री पे, और इसी कारण से इस प्रोसेस को कह देते हैं हम विविपोरस। तो ये 3 जो वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं यूपीएससी द्वारा प्री में। अब एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, अब ये जो आपके मैंग्रोव्स हैं, ये मैंग्रोव्स आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ही इतनी सनलाइट होती है जिसके कारण ये सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कैपेबिलिटी सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल है, और सनलाइट कहां पर देखने को मिलती है हमें, ट्रॉपिक्स के बीच में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब ट्रॉपिक्स में। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा हमें मैंग्रोव कवर देखने को मिलता है, और इसमें से भी ऑलमोस्ट 7% के आसपास हम देखते हैं साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कौन कौन आ जाते हैं यहाँ पे, इंडिया और बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का नाम मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री पे ही आपको देखने को मिलता है सुंदरबन, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है। साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो 2 एरिया में ही ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है ये मैंग्रोव्स, जिसमें से 45% लगभग भारत के अंदर ही है, और बचा हुआ हिस्सा इसमें से कुछ बांग्लादेश में और थोड़ा बहुत आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी कि आप मैंग्रोव्स के बारे में एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके चलें। अब इनके कुछ बेटर रिजल्ट भी हो सकते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं मैंग्रोव्स के। तो मैंग्रोव सबसे पहले तो आपका बफर एक्ट करता है कोस्टल इरोजन के खिलाफ, यानी कि कोस्टल स्टॉर्म्स जो आती हैं या कभी साइक्लोन्स वगैरह आ गए, तो उनके खिलाफ जो कोस्टल एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं मैंग्रोव। यानी यहां पर मिलने वाले ये जो पेड़ पौधे हैं ना केवल जमीन पे होने वाली इरोजन को कम करते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदा से भी बचाते हैं। इसके अलावा ये कोरल्स वगैरह के लिए भी काफी, आप ये कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और ये आपका जो जमीन से पानी आ रहा होता है उसको भी रोकने का काम करते हैं, जिसके कारण जो पोल्यूशन धरती से यानी कि टेरेस्ट्रियल पार्ट से आपके ओशन वाटर में जा रहा था, इसको वो रोकने का काम करते हैं, एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। यहां पर आप अपने जानवरों को लेके जा सकते हैं, आप तो नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा जो भी चरवाही वगैरह हैं वो जानवर को लेके जाते हैं, उनके लिए यहां पर खाने का मटेरियल मिल सकता है, घास फूस खाने के लिए। और यहां पर हमें बहुत से ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जिनको हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। जो आसपास के गांव हैं जो मैंग्रोव्स के आसपास मिलते हैं हमें, इनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यहां पर इन्हें ना केवल फिश वगैरह मिल सकती है, बल्कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं जो ये मार्केट में बेचे तो इन्हें अच्छा पैसा उसका मिल सकता है। अब यहां पर एक सवाल है मेरा आप सभी के लिए, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये इकोटोन एरिया होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इकोटोन एरिया क्या होते हैं। चलिए अब फटाफट से इसके बारे में कमेंट कर देना। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। आर्टिकल में बात की जाती है कि भारत ने भी मैंग्रोव अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज को।
अभी ये जो मैंग्रोव अलायंस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? COP27 से, जो अभी इजिप्ट में हुई थी। अब दुनिया के कई देशों का ये मानना है कि जो मैंग्रोव्स हैं ये वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन सिक्वेंस्ट्रेटर हैं। मतलब कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन क्या होता है यहाँ पे आपको पहले ये समझना होगा, फिर आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। देखिए, कार्बन सिक्वेंस्ट्रेटर वो होते हैं जो कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं। और मैंग्रोव के अंदर ये क्षमता बहुत अच्छे से है। ना केवल ये प्लांट्स के थ्रू बल्कि ये समुद्री पानी के थ्रू भी इनको अब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसके कारण ये वन ऑफ द बिगेस्ट कार्बन सिक्वेंस्ट्रेटर हैं। अब यहाँ भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया ऐसे कई देशों के साथ कोलैबोरेट करके इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को ना केवल प्रिजर्व करना चाहता है बल्कि इन्हें रिस्टोर भी करना चाहता है, सो दैट इनकी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा हाईलाइट कर सके हम। अब यहाँ पर भारत अपने इतने सालों के मैंग्रोव के प्रोटेक्शन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी वर्ल्ड लीडर्स के साथ शेयर करना चाहता है, ताकि बाकी देशों को भी मैंग्रोव्स को कंजर्व करने में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर अगर बात की जाए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज की, तो आपको ये याद रखना है कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट और इंडोनेशिया ने मिलकर इसे शुरू किया था। अब इसमें इंडिया, श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एजुकेट और अवेयर कर सके दुनिया को मैंग्रोव के इंपॉर्टेंट रोल के बारे में, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में एक बढ़िया कदम ले सकें। अभी भारत के रोल की अगर हम बात करें, भारत के पर्सपेक्टिव की बात करें, तो आपको ये याद रखना है कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आपको मैंग्रोव एरिया देखने को मिलता है, दैट इज सुंदरबन। अब ये जो सुंदरबन है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उसके अलावा नेशनल पार्क भी है और साथ के साथ यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो इनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर, गैंगटिक डॉल्फिन और ईस्टर्न क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लांट की स्पीशीज देखने को मिलते हैं, दैट इज सुंदरी, जिसके कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। अब इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, बाकी अगर आप इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट। अगर बात की जाए सुंदरबन के अलावा भारत में कहीं और मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, तो यस, हमें भीतरकनिका नेशनल पार्क वाले एरिया में भी देखने को मिलते हैं। भीतरकनिका आपका उड़ीसा में, जो ब्राह्मणी और बेहतारनी रिवर के आसपास है, ये रामसर साइट भी है। ऑल्दो आपका सुंदरबन भी रामसर साइट में आता है, एक चीज मैं वहां पर ऐड करना भूल गया हूँ। देन गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स एरिया भी आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। अब इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश से अगर हम तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो हमें छोटे छोटे पैचेस देखने को मिल जाते हैं गंगा रिवर के किनारे, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी रिवर्स के आसपास। अब अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको केरला वाले पार्ट में थोड़ा बहुत मैंग्रोव्स देखने को मिल जाता है, और तमिलनाडु वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो पिचावरम जो एरिया है वहाँ पर आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अब वेस्ट बंगाल वैसे तो भारत का ऑलमोस्ट 50% मैंग्रोव कवर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 42 के आसपास है शायद। इसके अलावा गुजरात जो एरिया है वहां पर भी हमें ऑलमोस्ट 23% के आसपास, सॉरी 26 नहीं, 23% के आसपास मैंग्रोव कवर देखने को मिलता है। और इसके बाद अंडमान एंड निकोबार थर्ड नंबर पे आता है। अंडमान एंड निकोबार के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका और सबसे कम केरला में देखने को मिलता है। मतलब ये 10 स्टेट एंड यूटीज है जहां पर आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये ना केवल आपके इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि सुनामी और साइक्लोन जैसी चीज़ों से भी, डिजास्टर से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और टाइड्स वगैरह, हाई टाइड से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो कोस्टल एरिया को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, प्योरीफाई करने का काम करते हैं वाटर को वहाँ पर आसपास, और साथ के साथ ब्लू इकॉनमी में भी वर्क करते हैं। ब्लू इकॉनमी कैसे? फिशिंग वगैरह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पर आप देखते हैं ब्लू कार्बन का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन में भी ये हेल्प करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इनके लिए प्रॉब्लम क्या है, इनको क्यों कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है हमें? यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपका जो ये मैंग्रोव्स हैं, एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होना ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हम जो आर्टिफिशियल चीज़ों को यहाँ पर ऐड करें, जैसे श्रिम्प फार्म्स हैं यहाँ पर ऐड करें, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
कुछ सॉइल से रिलेटेड भी इशू देखने को मिल रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसको आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ेंगे भी, बट इस आर्टिकल के लिए फिलहाल के लिए इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आइए अब बात करते हैं अगले आखिरी आर्टिकल के बारे में। एक चीज यहां पर और इस आर्टिकल में गिवन है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, 2010 से 2020 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो मैंग्रोव का था वो हम खो चुके हैं, और इसमें 62% रीजन क्या है, ह्यूमन इंपैक्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमन इंपैक्ट सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण आपको मैंग्रोव के ऊपर खतरा देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, बायो रॉक टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी ने आपसे पूछा है। इसके साथ साथ R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में भी यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब इसी से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाय हार्वेस्टिंग मेजर्स। अब वाटर रिचार्जिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और क्लाइमेट चेंज के कारण आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं जो हिमालयाज में मिलते हैं वो पिघलते जा रहे हैं। अब यहाँ आने वाले समय में भारत के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अब वाटर अवेलेबिलिटी अपनी पॉपुलेशन को अगर हमें इंश्योर करना है तो अभी से हमें इन मेजर्स के ऊपर वर्क करना होगा, सो दैट आने वाले समय में ऐसी परेशानियां हमें देखने को कम मिले। अभी भी अगर हम बात करते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर आपको पानी की परेशानी देखने को मिलती है, इवन चेन्नई में भी देखने को मिलती है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको समझना होगा कि वाटर टेबल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये जमीन की सतह है। अब यहां पर आपको पानी देखने को मिल रहा है, जैसे आपने यहां पर बोरवेल किया, यहां पर आपको पानी मिलना स्टार्ट हुआ। अब इस लाइन को यहां पर क्या कह देते हैं, वाटर टेबल। अब इससे नीचे जो भी एरिया होगा ये कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा, यानी भरा होगा लबालब पानी के साथ। अब ये जो एरिया है, ये जो सैचुरेटेड एरिया है, इस पूरे एरिया को हम वाटर टेबल के तौर पे डिफाइन करते हैं। अब यहां दो चीजें होती हैं, ऊपर वाली जो सतह है वो आपकी सेमी परमिएबल होती है, या आप कह सकते हैं परमिएबल भी होती है, और दूसरी यहां पर जो आप देखते हैं ये नॉन परमिएबल है। ऊपर परमिएबल क्यों, ताकि पानी नीचे की तरफ रिस सके, बह सके। नीचे नॉन परमिएबल क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि जो पानी यहां पे स्टोर हुआ है वो नीचे की तरफ ना फैले। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अभी फिलहाल की बात करें, वर्ल्ड लेवल पे जो पॉपुलेशन है उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर। अब इसमें अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें, 90% हम जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद 5% हम इंडस्ट्री के लिए, और लगभग 5% ही हम अपने होम यूज के लिए भी यूज करते हैं। अब ऑल ओवर वर्ल्ड बोलें तो अंडरग्राउंड वाटर के हम सबसे बड़े यूजर हैं। 2017 में एक डाटा आया था, उसके अकॉर्डिंगली हम सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को यूज करने वाले देशों में से एक हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपका इंडो गैंगटिक प्लेन, यानी इंडस और गंगा रिवर का बीच में जो आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, वहां पर आप सबको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर का यूजेस, क्योंकि यहां पर उगाई जाती है राइस जैसी क्रॉप। अब राइस जैसी क्रॉप वाटर इंटेंसिव है, शुगर केन भी थोड़ा पानी आम क्रॉप्स के मुकाबले ज्यादा लेता है, जिसके कारण पानी का यूटिलाइजेशन यहां पर ज्यादा रहता है। अब क्योंकि पानी का यूटिलाइजेशन ज्यादा रहता है तो इससे आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखते हैं कि जो पानी का लेवल है, वाटर टेबल का जो लेवल है वो नीचे डिप्लीट होता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम वाटर टेबल को वापस रिचार्ज कर सकें। अब इसके लिए सबसे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं रेन वाटर के ऊपर और साथ के साथ रिवर वाटर के ऊपर, ताकि हम अपने एक्वाफायर को इंप्रूव कर सकें। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाती है तो हमने बहुत सारे कैनल सिस्टम डेवलप किए हैं, जैसे आपने इंदिरा गांधी कनाल के बारे में सुना होगा, जो कोटा वाले एरिया से भी होके जाती है। अब यहाँ आप क्या देखते हैं कि आसपास जो ये जैसे ये आपका कनाल है, ये फ्लो कर रहा है, इसके आसपास के एरिया में पानी डिपॉजिट होता रहता है, नीचे सिप करता रहता है, नीचे जाता रहता है। अब जब ये पानी नीचे नीचे जाता है तो वो पानी अंडरग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं रिचार्ज करता है। इसके अलावा कहीं से भी ये कैनल अगर आपकी टूट जाती है या लीकेज होती है यहाँ पे, उससे भी आपका वाटर रिचार्ज होता है। अब अगर
अर्बन एरिया की बात की जाए तो रेनफॉल के अलावा दूसरा सोर्स है, जहां से मान लीजिए आपकी नदी से पानी आ रहा है, वहां से एक पाइपलाइन वगैरह आती है। अगर वो पाइपलाइन कहीं से टूट जाती है तो वहां पर आपको सबसे ज़्यादा मतलब वाटर टेबल का रिचार्ज देखने को मिलता है। उसके अलावा अर्बन एरिया में भी और कोई सोर्स नहीं है। अब हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे कदम और भी उठाए हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, ऑल्दो स्लो देखने को मिल रही है, बट आपको देखने को मिल रही है। जैसे गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र वाले एरिया के मुकाबले महाराष्ट्र का जो मराठावाड़ वाला एरिया है और जैसे विदर्भ वाले जो बेल्ट है आप देखते हैं, वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जो वाटर टेबल है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जल युक्त शिविर करके प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पर रेन वाटर से कैसे एक्वाफायर को हम रिचार्ज कर सके उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर ऑल द क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, बट तमिलनाडु में आप ये देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिचार्ज कर सके, इन एरियाज को भी। और रूरल एरियाज में इरिगेशंस के लिए हम बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट जिसकी वजह से हम ओवरऑल जो पानी है उसको बचा सकें। साथ के साथ भारत को फोकस ये भी करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हम उगा रहे हैं अलग अलग एरिया में, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग हो। जैसे राइस है, वो आपकी पंजाब और हरियाणा में नहीं उगानी चाहिए, तो वहां पर नहीं उगाए हम। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, अगर अंडरग्राउंड वाटर आपका पल्यूट हो जाता है या लेवल बहुत ज्यादा डिप्लीट करता है, वैसे तो डिप्लीट करने के कारण भी पल्यूट हो सकता है, क्योंकि नीचे जो रॉक्स होती है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ हरियाणा और राजस्थान का, वहां पर पानी बहुत ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। उस एरिया में आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, जिसके कारण आप ये देखते हैं वहां के पानी में यूरेनियम के ट्रेसेस मिलते हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा उपलब्ध हो तो वो सेफ रहता है। आप देखिए यूपी बिहार की बेल्ट, यहाँ पर पानी बहुत है, बट स्टिल एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आर्सेनिक और फ्लोराइड आपको देखने को मिलता है पानी में। तो हमें उस तरह के पोल्यूशन से भी बचाने की जरूरत है अपने ओवरऑल वाटर टेबल को। तो आज के इन 3 आर्टिकल में इतना ही। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आए हों। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि और किन चीज़ों को मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट की ऐड करूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा आसान हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।